नमस्कार छात्रों। आर.सी. पटेल अनुदानित माध्यमिक आश्रम शाला निमझरी तालुका शिरपुर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के इस वर्ग में पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस एकांकी को जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। चलो आज हम इस व्यंग्यात्मक समाज के वर्तमान स्थिति पर व्यंग्यात्मक प्रहार करने वाली इस एकांकी को पढ़ेंगे। इस एकांकी में राम स्वरूप नाम के एक अच्छे पिता है और उमा नाम की उनकी इकलौती पुत्री है। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर है, इसलिए उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। वे उमा का विवाह एक शिक्षित परिवार के सुशिक्षित युवक से करना चाहते हैं। यह नाटक जिस दौर में लिखा गया उस समय सभी लोग स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, आवश्यक नहीं समझते थे। लोगों की नज़रों में बहू की शिक्षा घरेलू जीवन में व्यवधान थी। परिणाम स्वरूप जहाँ कहाँ भी वे विवाह संबंध के लिए बात करते, बेटी की उच्च शिक्षा बाधा बन जाती थी। कहीं भी विवाह निश्चित न हो पाने के कारण राम स्वरूप परेशान हो जाते थे और मजबूर होकर उमा के बीए तक पढ़े होने की बात छिपाने का रास्ता चुनते हैं। स्वयं प्रगतिशील विचारों के हैं, विवाह योग्य लड़की के पिता है, फिर भी वे विवश है क्योंकि समाज रूढ़िग्रस्त है और उनको रूढ़िग्रस्त लोगों के सामने झुकना पड़ता है। तो छात्रों चलिए हम आज इस एकांकी को पढ़ते हैं। आप ध्यान से देखो और सुनो। रीढ़ की हड्डी। तो इस एकांकी में जो पात्र है उनका मैं परिचय कर दे रहा हूँ कि यहाँ कुल 6 पात्र है, जिनमें पहला मुख्य पात्र है उमा, जो एक सुशिक्षित लड़की है जिसकी उसके पिता शादी करना चाहते हैं। राम स्वरूप उमा के पिता है, प्रेमा उमा की माँ है, शंकर वह युवक है जिससे उमा शादी करना चाहती है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और रतन राम स्वरूप का नौकर है। मुख्य पात्र 6 है और 7वां जो पात्र है रतन, ये नौकर है जिसके चंद कुछ इतना प्रभावपूर्ण उसका रोल इस एकांकी में नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व महत्वपूर्ण है। यहाँ एक सीन बताया गया है, एक कमरा है, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। राम स्वरूप, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। रतन बोलता है, बिछा दे साहब। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है और हंसता है, ही 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 ही। राम स्वरूप दरी को उठाते हैं और बोलते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जाओ। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा अपने पति से कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप पूछते, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा पूछती है, और लड़का? राम स्वरूप उसको जवाब देता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूँ, मजबूरी है। छात्रों अब हम अगले पृष्ठ पर जाते हैं। रतन जिनका नौकर वो आता है, धीमी आवाज में बोलता है, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तू उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। मेहमानों की ओर देखकर राम स्वरूप हंसते हैं, आइए आइए। जो मेहमान आए हैं उनका नाम है बाबू गोपाल प्रसाद। वे एक सोफे पर बैठते हैं। वे भी हंस फिर भी राम स्वरूप उनकी ओर देखकर मुस्कान देता है। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप फिर हंसते हैं,
फिर लड़के की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां है। शंकर वो लड़का है जो उमा को देखने आया है, जिसके साथ राम स्वरूप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अब वो जो लड़का, जो दूल्हा है, शंकर उपवर है, वो कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर पूछता है, कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हो। गोपाल प्रसाद अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए कहते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। छात्रों, आपको पता चला बिजनेस? यहाँ बिजनेस कौन सा है? लड़का लड़की को देखने आया है, लड़की का बाप रिश्ता तय करना चाहता है, तो यहाँ बिजनेस है दहेज, शादी में लेन देन की बातचीत, जिसको बिजनेस कहा गया है, जो समाज की एक परंपरा है, जो अच्छी नहीं है। दहेज लेना या दहेज देना एक कुप्रथा है, लेकिन फिर भी तत्कालीन समाज में जो रूढ़ थी, तो वे कहते हैं उसको बिजनेस की संज्ञा से उन्होंने पुकारा है। रामस्वरूप चौंक कर कहते हैं, बिजनेस? फिर वो समझ जाते हैं, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? गोपाल प्रसाद एक लड़के का पिता है, उमा एक लड़की है, जिसके साथ रिश्ता तय करने से पहले वो बिजनेस की बात करता है, मतलब लेन देन की बात करता है। राम स्वरूप हंसता है, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, मतलब आप मेरे यहाँ पधारे। राम स्वरूप कमरे के अंदर जाता है। गोपाल प्रसाद अपने लड़के के साथ बात करता है। क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, बच्चों आपको पता है ना, बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी, जिसके बलबूते हम खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं, लगता है शंकर को बैकबोन का प्रॉब्लम है। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप चाय को प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? देखो, लड़की का जो पिता होता है, वह लड़के वालों की हर तरह की खातिरदारी करता है। गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। शंकर खका कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लाने लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। एक व्यंग्य उसने किया है। अब गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं और चाय पीते हुए कहते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर दोनों हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। राम स्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठा भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, तश्तरी में जो समोसे रखे हैं। कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मतलब मुखातिब होना मतलब उसकी ओर ध्यान देना, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर पूछता है, किस मामले में? राम स्वरूप कहता है, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही टोक देते हैं, यह बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायचा, जायचा का अर्थ है जन्म पत्र भी तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर कर जोर से बोलते हैं, पुकारते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना।
अब जो लड़की है उमा, वह पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। तश्तरी का अर्थ है पात्र, जिस पर कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। हम अक्सर चाय के प्याले, पान का डिब्बा या नाश्ते की प्लेट तश्तरी पर रखते हैं। अंग्रेजी में उसको हम ट्रे बोलते हैं। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है। दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ बोलते हैं, चश्मा? राम स्वरूप जरा सक पकाकर, हाँ जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ। देखो बच्चों, ये दोनों बाप बेटे एक लड़की को देखने आए हैं, पसंद करने आए हैं। उनको लड़की खूबसूरत भी चाहिए, लेकिन उसके नाक पर चश्मा देखकर उनके मन में आशंका आ जाती है कि चश्मा है तो ये लड़की पढ़ी लिखी होगी। देखिए, समाज का एक बदबूदार चेहरा हमारे सामने इस माध्यम से उठता है कि पढ़ी लिखी लड़की को कैसे समाज की विचारों के सामने खड़ा होना पड़ता है। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप अपनी बेटी से कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। देखो, वो लड़कियों की चाल देखते हैं, वो ठीक से चलती है या नहीं, वो ठीक से दिखती है या नहीं, उसके ना आंखों के सामने चश्मा ना होना चाहिए, वो पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए इनको पढ़ी लिखी? राम स्वरूप पूछता है। जी हाँ, सितार भी। राम स्वरूप कहता है। गोपाल प्रसाद जब पूछते हैं क्या कुछ गाना बजाना सीखा है, तो राम स्वरूप जवाब देते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। देखो, इनको लड़की गाना भी आना चाहिए, मांगे तो बहुत विचित्र है। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, जो लड़के के पिता है, वो लड़के से कहते हैं, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा फिर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप है। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरे कमीजे भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप ही है। ये जो विचित्र सवाल लड़के का पिता उमा को पूछता है, तो उमा के मन में लगता है कि गुस्सा हो गई है उमा। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अब वह अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप अपनी बेटी से मिन्नत करते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल से कहते हैं, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में बोलते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कर रहे हो, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी और मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उनको ये पसंद नहीं है कि अपनी बेटी जो रिश्ता तय करने आए जो मेहमान है उनके साथ ऐसे जवाब दे रही है। वे चौंक कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में बोलती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हो है? शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप है। उमा कहती है गंभीर स्वर में, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ।
मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक जाकर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप अपनी लड़की को टोकते हैं, उमा उमा। गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है, वो खड़े होकर कहते हैं, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर वो बढ़ते हैं। उमा फिर तेज तर्रार मुड़ में कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुसालापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। छात्रों, भोर का तारा इस एकांकी संग्रह से इस एकांकी को लिया गया है। इस एकांकी ने हमें क्या संदेश दिया है कि एक लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है और उसके पिता अच्छा रिश्ता उसके लिए ढूंढ रहे हैं। रिश्तेदार आते हैं, लेकिन उनको लड़की कैसी चाहिए? लड़की सुंदर चाहिए, उसको गाना बजाना आना चाहिए, उसको सिलाई विलाई आनी चाहिए, उसको पेंटिंग वेंटिंग भी आनी चाहिए, लेकिन लड़की के आंखों के सामने चश्मा नहीं होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। जिनका खुद का लड़का पढ़ा लिखा है वे भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो लड़की या महिला को पढ़ा लिखा नहीं चाहते और उनके लड़के की तो बैकबोन ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, लेकिन वो लड़की कैसी चलती है, कैसी बोलती है, इन बातों के चीज़ों की ओर वो ध्यान दे रहे हैं। जैसे बाजार में हम कुछ चीज़ों को खरीदने जाते हैं, उसका मोल भाव करते हैं, उस तरह जिंदा इंसान का भी मोल भाव होता है। समाज में ये जो दहेज की कुप्रथा है, समाज में वो जो पुराने ख्यालात पर आज भी समाज अड़ा हुआ है, इन चीज़ों की ओर ध्यान देने का प्रयास लेखक माथुर जी ने किया है। आपने इस वीडियो को पढ़ा है, आप पाठ्य पुस्तक में जो एकांकी दी है उसको भी एक दो बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उस पर जो कृतियाँ है उसको आप अपने नोटबुक में पूरी कीजिए। धन्यवाद।